मेरा बैंक में अकाउंट है और मैंने 1 लाख की लोन ले ली है और मैंने 3-4 EMI पे किया है, लेकिन अब मेरे पास इतनी सगवड़ नहीं है कि मैं आगे के EMI पे कर सकूं। तो सीधा सीधा मैं बोलूं तो मुझे अब लोन में भरपाई नहीं कर सकता। तो कई बंदे ने मुझे बोला कि अगर तुम लोन पे नहीं करोगे तो बैंक पर NPA बढ़ जाएगा। बैंकों का NPA बढ़ने की वजह से बैंक अब प्राइवेट सेक्टर में चली जा रही है। तो मुझे एक सवाल मेरे मगज में अक्सर घूमता है और मुझे वो परेशान करता है कि मैं बैंक में लोन नहीं भर रहा हूँ तो बैंक में लोन कम हो रही है, लेकिन ये NPA क्या है, व्हाट इज द NPA। तो मेरी लोन न भरने की वजह से बैंक में NPA क्यों बढ़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम आज जानने वाले हैं कि अगर हम लोन नहीं पे कर रहे तो बैंक का NPA क्यों बढ़ रहा है और इस NPA की वजह से बैंक प्राइवेट सेक्टर में क्यों जा रही है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बैंक में से लोन लेने के बाद लोन न भरने की वजह से बैंकों में NPA बढ़ गया, ये खबरें आती रहती है और इस NPA की वजह से बैंकों का बैलेंस शीट भी डगमगाया है। तो बेसिकली तो आम लोगों को इस NPA से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपका देश में किसी भी बैंक में अकाउंट है या फिर आपने किसी भी बैंक से लोन ले रखी है तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि NPA होता क्या है, हमें क्यों टाइम पर लोन चुकानी पड़ती है, ताकि बैंकों का NPA ना बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था स्टेबल रहे। तो आप लोगों के मन में कई सवाल उठते होंगे कि NPA है क्या, किस तरह से काम करता है और इससे और बैंकों का क्या संबंध है। तो चलो जानते हैं। तो हम आपको बता दें कि जब भी नीरव मोदी या विजय माल्या जैसे लोग बैंक से पैसे लेकर भाग जाते तभी ये शब्द प्रचलित होता है, NPA सुर्खियों में भी रहता है और न्यूज में भी अक्सर रहता है कि ये दोनों पैसे लेकर भाग गए तो अब बैंकों पर बढ़ चुका है NPA। तो आखिर NPA होता क्या है, तो हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि आखिर NPA की प्रोसेस क्या होती है और हमें NPA हमारे देश में हमारी बैंकों में न बढ़े इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलो जानते हैं NPA क्या है। तो NPA का हिंदी मतलब होता है गैर निष्पादित संपत्ति। तो अब जानते हैं कि NPA क्या होती है। तो सीधे सीधे एग्जांपल में हम समझते हैं, एक बंदे ने बैंक में से 1 करोड़ की लोन ली अपने बिजनेस के लिए। उन्होंने 3-4-5 महीने EMI के थ्रू वो लोन पे की, लेकिन कुछ लॉकडाउन या कोरोना की वजह से बिजनेस ठप होने की वजह से उनका बिजनेस ठप हुआ और वो आगे की EMI नहीं चुका पा रहा है। तो सीधा सीधा हम उसको बोल सकते हैं कि NPA। लेकिन बैंक क्या करती है, बैंक ऐसे ही डायरेक्ट NPA घोषित नहीं करती। तो बैंक उनको नोटिस भेजेगी कि भैया आपकी जो लोन ले रखी है वो आप पे करो। फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो बैंक उसके घर पर जाती है, कई हथकंडे आजमाती है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि अब रिकवर हो नहीं सकती हमारी जो लोन दी है। तो उसकी वजह से उस केसेस में उनको लगता है कि अब वो लोन नहीं आने वाली, यानी कि पूरी लोन अब जा चुकी है अपने हाथ से, वो बंदा अब नहीं पे करने वाला है। उसी संजोग में वो लोन कहलाती है NPA। कई किस्सों में लोन लेने वाले व्यक्ति भी इस दुनिया में नहीं रहते तो वो पूरी की पूरी बैड लोन या NPA घोषित की जाती है। सपोज एक व्यक्ति ने 5 करोड़ की लोन ली है और वो लोन लेते 1-2 EMI चुकाया और उनकी डेथ हो गई, तो जिस बंदे के नाम पर लोन होती है तो अब बैंक उसके घर वालों से तो ये लोन लेने जाएगी नहीं। लेकिन अगर मॉर्गेज है तो जो भी मॉर्गेज के नाम पर रखी है वो मिलकत बेचकर बैंक उससे वो लोन रिकवर कर सकती है। लेकिन अगर पर्सनल लोन कुछ भी ऐसी हो कि जहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं रखी हुई है मैंडेटरी में, तो वो लोन पूरी NPA कहलाती है। अब बात करते हैं कि ये NPA किस तरह से बढ़ती है। तो NPA सीधी लोन वापस नहीं करने की वजह से बढ़ती। नाने छोटे जो वो बैंक लेनदार होते हैं, यानी कि छोटे लोगों को जो लोन दी होती है वो तो बैंक इजीली रिकवर कर लेती है, उनको कुछ हथकंडे आजमाने से वो लोन दे देते हैं। लेकिन विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों के पास से लोन वापस लेना नामुमकिन हो जाता है और वो लोग तो देश छोड़कर भी भाग जाते हैं। तो ऐसी इस कंडीशन में बैंक वो सारी लोन रिकवर नहीं कर पाती और इसकी वजह से बैंक का NPA बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि NPA के प्रकार कितने होते हैं। हमें अक्सर पता है कि हमें तो यही नहीं पता होता कि आखिर NPA होती क्या है, लेकिन हम कुछ बहुत NPA के बारे में जान ले तो प्रश्न आता है कि NPA एक ही प्रकार की होती है या अलग अलग प्रकार की होती है। तो बेसिकली हम सभी को पता है वो NPA एक ही प्रकार की होती है। यहाँ पर NPA को 3 सेक्टर में बांटा गया है, तो वो हम जान लेते कि सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होती है कि जब कोई लोन अकाउंट 1 साल के लिए या 1 साल की
कम पीरियड में अगर वो लोन पे नहीं करता तो उस अकाउंट को बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अब बात करते हैं डाउटफुल एसेट्स। तो जो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में जो 1 साल तक जो भी लोन अकाउंट रहा है, यानी कि वो एक अकाउंट 1 साल और रहे, यानी कि अगर 2 साल तक लोन वापस नहीं आ रही है तो उसको डाउटफुल स्टैंडर्ड में कैटेगराइज कर सकते हैं। और लॉस अकाउंट की बात करें तो लॉस एसेट का मतलब है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर किसी एक व्यक्ति ने लोन ली और वो इस दुनिया में नहीं है तो अब बैंकों को मानना ही पड़ेगा कि भैया अब ये रिकवर आ सकती नहीं, यहाँ पर हथकंडे आजमाने की कोई बात ही नहीं है, उन पर केस ठोकने की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर वो व्यक्ति ही नहीं है। तो इस केसेस में हम कह सकते हैं कि ये है टोटल लॉस, यानी कि लॉस एसेट्स। तब इसमें एक टॉपिक आ जाता है कि डेब्ट रिकवर ट्रिब्यूनल्स। तो आखिर ये डेब्ट रिकवर ट्रिब्यूनल्स है क्या, तो वो भी हम बात कर लेते हैं कि 90 के दशक में बैंकों को लोन वापस लेना बहुत ही टफ पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर जो लोग लोन लेते थे वो बैंक को लोन वापस नहीं करते थे और उनको पता है कि अब बैंक हमारे पर कुछ उल्टा केस ठोकने वाली है। उससे पहले वो बैंक पर केस ठोक देते थे और कहते थे कि हमें गलत इंफॉर्मेशन देकर हमें लोन दी गई है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो ऐसी केसेस में जो बैंक पर जो केस चलता था वो सिविल कोर्ट में चलता था और वहाँ पर सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ती थी। लेकिन इस प्रोसेस को चेंज कर कर हमारी गवर्नमेंट ने 1993 में इस मैटर को डील करने के लिए डेब्ट रिकवर ट्रिब्यूनल्स नाम की एक स्थापना की। अब लेनदार के कोई भी केस सिविल कोर्ट में नहीं चलेंगे, अब वो चलेंगे डेब्ट रिकवर्स ट्रिब्यूनल्स में। और 2002 में हमारी गवर्नमेंट ने एक और एक्ट लाया जिसका नाम था सरफेसी एक्ट। तो चलो जानते हैं इसके बारे में। फुल फॉर्म इतना लंबा है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि उसका फुल फॉर्म क्या है, और आगे की बात हम साथ में चालू रखते हैं। कि एक एक्स व्यक्ति ने एक 100 करोड़ की कंपनी खड़ी की, उसके पास 20 करोड़ थे, 30 करोड़ उसने अपने IPO लॉन्च कर शेयर मार्केट से ले लिए, अब रहे 50 करोड़। 50 करोड़ में 10 करोड़ के उसने बॉन्ड ले लिए, अब रहे 40 करोड़। तो 40 करोड़ की भैया उसने ले ली थी बिजनेस लोन। तो हम सभी को पता है बिजनेस लोन में कहीं ना कहीं मॉर्गेज रखना पड़ता है, तो उसने कई सारी अपनी फैक्ट्री वगैरह रखी होगी मॉर्गेज में। अब क्या होता है, अब एक व्यक्ति कुछ समय के लिए वो लोन पे करता है, लेकिन क्या होता है कि अब हम देख सकते थे कोरोना के हिसाब से कई सारे बिजनेस ठप हुए, तो वो अब लोन पे नहीं कर सकता। तो चलो IPO जो लॉन्च हुआ था, IPO की बात छोड़ो, उसके पास कैश थे उसकी बात छोड़ो, बॉन्ड की बात छोड़ो, हम देखते हैं हम इस NPA के बारे में जानने वाले। तो NPA में आता है भैया बिजनेस लोन। तो अब वो क्या करेगी, अब बैंक इस एक्ट के तहत अपने 40 करोड़ रिकवर करने के लिए क्या क्या कर सकती है। तो एक्स व्यक्ति के पास जो भी एसेट्स होगी, उसकी कॉमर्शियल होगी, रेसिडेंशियल होगी, फिक्स होगी, मूविंग होगी, जो भी उसकी एसेट्स होगी, वो बैंक बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी वो सारी चीज़ें जब्त कर सकती है, और उससे ज़्यादा वो एक्शन सेल भी कर सकती है वहाँ पर प्रॉपर्टी। थर्ड बात है कि अगर उसने ये जो सारी प्रॉपर्टी है जो बैंक से जब्त करने वाली थी, उसने बैंक के लोन लेने के बाद अगर थर्ड पार्टी को उसने बेच दिए, तो बैंक थर्ड पार्टी से भी वो सारी चीज़ें ले सकती है। 4 पॉइंट है, अगर उसने कुछ कैश दे रखी है थर्ड पार्टी को, तो वो थर्ड पार्टी से कैश भी वो वापस ले सकती है बैंक। ये सारी चीज़ें इसी परिस्थिति में हो सकती है कि जब उसने बिजनेस लोन ली थी तब उसने क्या क्या मॉर्गेज रखा था। ऐसा नहीं है कि वो अपना लैंड ले सकती है, वो अपना घर ले सकती है, गाड़ी बंगला ले सकती है, या उनके बच्चों की साइकिलों ले सकती है, वो ऐसा नहीं है। उसने जो मॉर्गेज के तौर पर रखा था वही वहाँ पर बैंक जब्त कर सकती है। अब हम जान लेते हैं कि अब हम हमारे देश में हमारी बैंकों पर NPA का बोझ न पड़े तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल सलाह दूंगा कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए लोन ले रहे हो तो मेरे भाई इज्जत से उसको पे करो, और बैंक में उसे बैंक को इस रफ्तार से चलने में हम हेल्प कर सकते और देश की आर्थिक व्यवस्था को हम स्टेबल ला सकते, क्योंकि हम जैसे लोन पे करेंगे वापस तभी तो देश में ये NPA कटेगा तभी तो हमारा देश स्टेबल हो पाएगा। क्योंकि बढ़ती हुई NPA हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं देश को भी नुकसान कर रहा है, देश की रफ्तार को भी रोक रहा है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कुछ भी लोन ले रहे हो तो उसको EMI के थ्रू पे करो, इंस्टेंट आपके पास पैसे तो पे करो। ऐसा मत करो कि हमने लोन ले ली अब हम नहीं पे करेंगे। एक केस इसमें है कि जो लोग पे लोन ले रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर हयात है तो हमारे आत्मा से पूछकर हम उस लोन को हम पे कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में भी हमारी हिस्सेदारी है। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने ग्रुप में साझा कर सकते, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को।
अगर आप मुझे मेरा काम पसंद आ रहा है और मुझे सपोर्ट करना चाहते तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस कर आप मुझे सपोर्ट कर सकते। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।